ऐसा सतीश पंडित जी कहते हैं कि उसने यूं ही मजाक में मुझे कहा था चांद आईना रात भर मैं देखता ही रह गया। तो मैं अपने आप को इस लायक समझता नहीं हूँ। अपने ऊपर काम करता हूँ लगातार। जितना ज्यादा मैं काम करूंगा, जितना ज्यादा मैं डेवलप होऊंगा, मुझे लगता है कि उतना ज्यादा मैं आगे बढ़ सकूंगा। और ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स को लेके मैं आज आप सभी लोगों के बीच में हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इस ये जो साल जाने वाला है और जो आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन वाला, एक रिसर्च में मैंने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा मोटिवेशन वाला जो महीना होता है ना, वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी होता है। जैसे ही वैलेंटाइन आता है, उसके बाद वो कहाँ चला जाता है समझ में ही नहीं आता। पूरा का पूरा मोटिवेशन, पूरा का पूरा जितने भी हम रेजोल्यूशंस लिखते हैं, वो सारा जो है ना, वैलेंटाइन जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचते हैं, वो 14-15 फरवरी के बाद वो सब कुछ गायब हो जाता है हमारे लाइफ से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वैलेंटाइन डे की तरह अगले साल को नहीं मनाना चाहते हैं, तो 3 जनवरी को एक बहुत खास प्रोग्राम आपकी टीम में हो रहा है। उसके बारे में मैं आखिरी में आप सभी लोगों से बातचीत करूंगा कि वो क्या है, कैसे है, उन सारी चीजों के बारे में। आज के इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करता हूं मैं अपने प्रेजेंटेशन से। और थोड़ा मैं लेट हूं, उसके लिए आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं। और प्रेजेंटेशन मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है, तो अगर कहीं कोई स्लाइड आपको पहले बाद में अगर लगे तो उसके लिए आप मुझे पहले ही माफ कर दीजिएगा। अपने व्यस्तम शेड्यूल में से मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए कुछ प्रेजेंट करने के लिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय है, हम सभी लोग जिसके लिए बैठे हैं, वो विषय है आप सभी लोगों के बीच में, वो है मिशन रॉयल्टी। हम आज बात करने के लिए बैठे हैं मिशन रॉयल्टी पे। तो रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी पे कौन जाता है, रॉयल्टी पे क्यों जाना चाहिए, रॉयल्टी पे कैसे जाते हैं, बहुत सारे सवाल एक व्यक्ति के मन में होते हैं जब वो व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर नहीं होता। तो सबसे पहले तो क्या है कि रॉयल्टी को हम सक्सेस भी मान सकते हैं छोटे लेवल पे। क्योंकि मैंने आपको आपको याद होगा कि पिछली मीटिंगों में मैंने आपको बताया था कि रॉयल्टी जो है वो क्या है, आरसीएम का कलंक है। क्यों है? क्योंकि इसको लगाना भी जरूरी है और इसको छुड़ाना भी जरूरी है। ये दाग है ना, कहते हैं दाग अच्छे हैं। तो पहले रॉयल्टी का दाग लगाना है, फिर छुड़ाना है, क्योंकि बिना रॉयल्टी का दाग लगाए कोई व्यक्ति टेक्निकल पे जा ही नहीं सकता। तो ये रास्ता है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि रॉयल्टी जो है, ये मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। और ये शानदार सफर में आप अपनी शानदार शुरुआत कर सकते हैं। जैसा अभी मधुमेह ने आप सभी लोगों से बोला कि आप सभी लोग 2025 में अपनी ड्रीम्स लिख सकते हैं, किसको आपको फुलफिल करना है। और जो जिस जिस शब्दों से उन्होंने शुरुआत करी ना, तो मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग में मेरा आने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। मुझे, मेरे को सारा काम छोड़ देने के लिए बोलो और बोलो कि घूमते रहो, तो ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा सपना है कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊं और एक साथ में 6 महीने का वर्ल्ड टूर करना चाहता हूं। मतलब एक बार जब निकल जाऊं ना, तो देखो ना कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, मेरे घर बार में क्या दिक्कत है, नहीं है समस्या, सबको एक साथ साइड में रख के जहां मर्जी क्रूज से घूमना हो तो क्रूज से घूमे, जहां मर्जी फ्लाइट से और ट्रेन से, एरोप्लेन से, बुलेट ट्रेन से, मतलब जिससे भी एक्सप्लोर करना हो ना, तो एक बार मैं जब अपने वर्ल्ड टूर को एक्सप्लोर करने के लिए जाऊं, तो 6 महीने तक मैं घूमता ही रहूं और मुझे कुछ भी सोचना ना पड़े। तो जब मैं ऐसा सोचता था, तो मैं सोचता था कि ये संभव कैसे होगा। फिर मुझे आरसीएम मिला। तो मैं जब मेरे लाइफ में आरसीएम आया, तो मुझे ये समझ में आया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से ये सारी चीजें संभव हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि एक आप ड्रीम लिख सकते हैं कि किस वजह से, कहते हैं ना, हमेशा जब भी आप वत्स सर को सुनेंगे तो वो बोलेंगे कि ड्रीम पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ड्रीम से ही ना हमारे अंदर, आप यूं समझिए, मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं, सबके पास गाड़ी है, किसी के पास टू व्हीलर होगा, किसी के पास फोर व्हीलर होगा। लेकिन गाड़ी हम क्यों चलाते हैं भाई? पर्पस है, होता है हमारे पास कहीं पहुंचना। क्योंकि अगर आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है और उसमें तेल भी है और आपके पास पर्पस नहीं है जाने का या यूज नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी गाड़ी हो आपके गैराज में ही पड़ी रहेगी। ठीक उसी तरीके से आरसीएम क्या है, आपके लिए गाड़ी है। और आप इससे बहुत बड़े सफर की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन वो होगी कैसे? वो होगी, आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, और पर्पस आपके ड्रीम से आएगा। और आगे आगे जैसे जैसे हम इस सेशन में बढ़ेंगे, तो आज थोड़ी मिशन रॉयल्टी पे हम लोग थोड़ी स्पेशल बातचीत करेंगे कि कैसे इसको किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि डू यू नो आइसबर्ग? आपको पता है आइसबर्ग क्या होता है? एनीवन जो को होस्ट है या जो सीनियर लीडर्स हैं, कोई जवाब दे सकते हैं कि आइसबर्ग क्या होता है?
जो जवाब देना चाहते हैं एक बार हैंड रेज करें ताकि हैंड मैं रेज कर आपको। सकते हैं, या हाँ, फिर एक कभी बार। आपने ये नाम सुना है आइसबर्ग का? आइसबर्ग क्या होता है? मैं इतना वेट तो नहीं कर सकता, मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट इतना है कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे कंफ्यूजन है इस बात की। तो मैं खुद से, या आप मधु मैम अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो आप बता दें एक बार। आइसबर्ग वो स्ट्रक्चर होता है जितना ऊपर दिखता है उससे कई गुना ज्यादा उसके नीचे में वो स्ट्रक्चर होता है पूरा। हाँ यस, ऐसा ही कुछ है। तो टाइटेनिक जो है ना वो एक आइसबर्ग से ही टकराया था, और जिस वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और अभी तक का सबसे बड़ा वो दुर्घटना बोला जाता है समुद्र का। तो आइसबर्ग जो होता है ना वो, जब हम किसी व्यक्ति को रॉयल्टी अचीवर या टेक्निकल अचीवर या आरसीएम में कहीं भी कोई भी किसी भी क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसके सक्सेस को देखते हैं, उसके लेवल को देखते हैं। उसके जैसे अब किसी ने अभी 30 पीस न्यूट्री चार्ज वुमेन किया, तो हम जब स्टेज पे देखेंगे कि उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, या कोई व्यक्ति डायमंड क्लब किया या कोई स्टेज पे गया, कुछ भी वट एवर इट में भी, तो जो सक्सेस है ना हम उसको देखते हैं जैसे हम सेलिब्रेशन प्रोग्राम में देखते हैं। लेकिन क्या वो वही होता है जो दिखता है? तो जवाब है नहीं। ये जो दिखता है ना वो बहुत छोटा सा दिखता है, होता है इतना बड़ा है, इतना बड़ा होता है। व्हाट पीपल डोंट सी, ये इतनी सारी चीजों का मिक्सचर होता है। अब मैं थोड़ा एक एक करके आपको बताऊं। सबसे पहला होता है सेक्रीफाइस, जिसके बारे में मैं आज बात भी करने वाला हूं आपसे। सेक्रीफाइस होता है, आप अपने आप को हेल्दी रखते हैं, वो होता है। आपकी अच्छी आदतें होती हैं, आपका फोकस होता है, आपकी डिसअपॉइंटमेंट होती है, आपका ग्रोथ माइंडसेट होता है, आपका परसिस्टेंस होता है, आपका डेली गोल्स होता है, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी मीटिंग टारगेट्स होती हैं, आपका डिटर्मिनेशन होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, आपके टीयर्स भी होते हैं, बहुत बार आप रोते भी हैं, आपकी स्लीपलेस नाइट्स भी होती हैं, बहुत सारी रातें हम लोग जगते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं कि दिस इज द बिजनेस ऑफ ट्रेवलिंग, ओवरनाइट ट्रेवलिंग। और हम आज रात इस शहर में हैं, और आज दिन में इस शहर में, अगले दिन दूसरे शहर में। ये शहर बदलता कैसे है? ट्रैवलिंग कैसे? स्लीपलेस नाइट से। और मोस्ट फेवरेट लाइन है रिजेक्शंस। तो ये जो सक्सेस है जो हमें बहुत छोटा सा दिखाई देता है, किसी के लिए रॉयल्टी के फॉर्म में, किसी के लिए वाइटल के फॉर्म में, किसी के लिए टेक्निकल के फॉर्म में, ये होता वो नहीं है जो हमें दिखाई देता, होता ही इतनी सारी चीजों का मिक्सचर है। तो आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वो जो दिखाई देता है वो तो रॉयल्टी है, लेकिन उसके पीछे की क्या क्या चीजें हैं, मैं सारी चीजें तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसी बातें मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपका एक थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप अपने रॉयल्टी के टारगेट को आप हिट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सक्सेस जो है वो स्टार्ट होता है कैसे? अपने आप से। तो सक्सेस स्टार्ट्स व्हेन यू डिसाइड टू बिगिन। आपको, मतलब अगर किसी को रॉयल्टी बनना है और किसी ने आरसीएम ज्वाइन ही नहीं किया, आप बताओ रॉयल्टी बनेगा कोई? नहीं बनेगा। किसी ने ज्वाइन कर लिया है और किसी को सक्सेस होना है, आरसीएम में रॉयल्टी पे जाना है, लेकिन वो कभी उसके बारे में जानने की किसी ने कोशिश ही नहीं की, तो फिर नहीं होगा। ये हमारे अपने अंदर की शुरुआत, अपनी अंदर की यात्रा से सक्सेस की शुरुआत होती है। तो ये जो आइसबर्ग है, ये जो सक्सेस है जो हमें दिखाई देता है, एक्चुअल में वो होता नहीं है, होता बहुत कुछ और है। लेकिन अंदर से जो भी चीजें हैं मैं आज उसके बारे में बातचीत करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको जगाना ये चाहता हूं कि ये जो शुरुआत है ना वो आपसे ही होगी। आप चाहेंगे तो होगा, आप अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ भी नहीं करवा सकती। अगर हमें भूख रहेगी, अगर हमें प्यास रहेगी तो हम पानी पिएंगे, भूख रहेगी तो हम खाना खाएंगे। और अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आपको कोई खाना खिला नहीं सकता ऐसा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये मेरे से स्टार्ट होगा, ये आपको सबसे पहला कमिटमेंट लेना है। क्या करना है? कमिटमेंट लेना है। और वो आपने लाइनें सुनी होगी, कुछ कोटेशंस मैं आपको सुना दूं। देयर इज ऑलवेज अ वे इफ यू आर कमिटेड। तो ये रॉयल्टी किनके लिए है? ये रॉयल्टी कमिटेड लोगों के लिए है। कमिटमेंट अगर आपके नजर में दिखता है आपकी अपलाइन को, तो फिर आप रॉयल्टी जा सकते हैं। आज मैं ये भी बताऊंगा कि रॉयल्टी जा कौन नहीं पाते हैं, किनके अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जो अपने मन में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि मैं तो रॉयल्टी बन जाऊंगा, लेकिन वो बन नहीं पाते। वो सब चीजें होती क्यों है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा आज आप लोगों से बातचीत करूंगा। लेकिन वो सारी चीजें कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। ये होगा 6C साइकिल। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, संतोष नायर सर का इंटरव्यू है पार्ट 1 पार्ट 2 में, चैट विद सुरेंद्र वत्स के चैनल पे। आज कल परसों तरसों, एक सप्ताह के अंदर आप उस दोनों इंटरव्यू को देखिएगा, और उस इंटरव्यू से आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, बहुत सारी।
मतलब मैं चैट विद सुरेंद्र वस में हूँ, इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे यही मिलता है कि मुझे सारे एपिसोड देखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। हालांकि अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है, लेकिन वो डेडिकेशन नहीं है, आपसे छूट जाता है, लेकिन मेरे से नहीं छूटता, क्योंकि मेरे देखे बिना वो आएगा ही नहीं। तो या फिर और भी जितने ब्रांड एम्बेसडर्स हैं हमारे सारे, या फिर उनको कई बार देखना पड़ता है सारे एपिसोड, जब उसके शॉर्ट वीडियोस तैयार करने पड़ते हैं, तो हम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के और चल रहे हैं। तो ये वीडियो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, संतोष नायर सर का इंटरव्यू चैटबुल सुरेंद्र वत्स पे, एपिसोड पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आप जाके देख सकते हैं। क्या है ये 6C साइकिल और क्या होता है कमिटमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले कमिटमेंट करना पड़ता है। आपने रॉयल्टी लेनी है, आपने रॉयल्टी लेनी है, या आपने कमिटमेंट करना है अपने आप से, क्योंकि सक्सेस स्टार्ट कहां से होता है, आपके अंदर से। तो सबसे पहले कमिटमेंट कौन लेगा, मुझे लेना है। अगर मुझे किसी पिन पे जाना है, किसी लेवल पे जाना है, तो आई हैव टू कमिट कि मुझे करना है। और ये जो कमिटमेंट है ना, आप अपने पास लो और सभी को अनाउंस करो। सबसे ज्यादा जरूरी है अपलाइन के साथ जब आप काउंसलिंग करो, और जब अपलाइन आपसे सवाल पूछती है, तो आप उनको बताओ कि ये मेरा कमिटमेंट है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ ऐसा मौका मिलता ही नहीं है, कि उनके पास कोई ऐसी अपलाइन है ही नहीं उनकी हरकतों की वजह से, कि उनसे वो कोई अपलाइन सवाल पूछे कि तुम्हें करना क्या है, या फिर व्हाट इज योर कमिटमेंट। तो अगर आपसे आपकी अपलाइन ये सवाल पूछती है कि व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल, अगर आप अपनी अपलाइन के साथ हर महीने की 1 तारीख को बैठते हैं और वो पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल, और अगर आप अपनी कमिटमेंट को उनके सामने बयां करते हैं, तो फिर बात बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि मैं आज जो आपको बताने वाला हूं ना, वो बिल्कुल एकदम रियल रियल बात बताने वाला हूं आरसीएम की। ये सारे वही बात बता सकते हैं जो आरसीएम के ट्रू लीडर्स हैं, और जिन्होंने वाकई में अपनी टीमें खड़ी की है और बहुत सारे रॉयल्टीज बनाए हैं। नहीं तो हर कोई आपको नहीं बता पाएगा। तो कमिटमेंट जब आप करेंगे ना, तो आप देखेंगे, आपने देखा होगा, इससे पहले आपने बहुत सारी कमिटमेंट करी होगी। तो जब हम कमिटमेंट करते हैं ना, तो हमारे अंदर से करेज आ जाता है। और ये तभी आएगा जब करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो करते ही नहीं, उनको लगता है यार रॉयल्टी है, होगा ही नहीं हमसे, हम तो कर ही नहीं सकते, मेरे तो बस की नहीं है। तो वो करेज आएगा नहीं, आपके अंदर साहस आएगा नहीं। फिर अगर कमिटमेंट नहीं करेंगे, तो पता है क्या आएगा, डर आएगा। रॉयल्टी हमसे कहाँ होगा, मेरे तो एक लेग में 3.5 अपलाइन ने कर दिया है, दूसरे लेग में कोई मिल ही नहीं रहा है। सबसे बड़े लोगों की सबसे ज्यादा समस्या यही होती है, एक लेग में 3.5। अब वो उन लोग जब किसी से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरे एक लेग में 3.5 है। वो उनके पास कंफ्यूजन ही यही है कि वो बिजनेस ही उन्होंने किया है। तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, राज की बात बताऊंगा। थोड़ा समय के बाद, थोड़ा सब्र रखेंगे तो पता चलेगी आपको बातें। तो जैसे ही हम कमिटमेंट करते हैं, तो हमारे अंदर से करेज आ जाता है, साहस आ जाता है, एक अलग सा मोटिवेशन आ जाता है हमारे अंदर से। और वो जब चीजें अंदर से आती है ना, तो फिर आप करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि सक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम यू ओनली। और जब करेज आता है ना, तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। फिर तो आप बोलेंगे कि यार 10 लोगों को 10-10 हजार पीवी हमने करवा दिया, हमारा रॉयल्टी हो गया। क्यों? क्योंकि 30 न्यूट्रीचार्ज वुमेन का टारगेट आया हुआ है। और हमने अगर 30 न्यूट्रीचार्ज वुमेन 1 मार्च से 31 मार्च में अगर किसी को करवा दिया, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर में किसी 10 लोगों को अपने बी लेग में करवा दिया, 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में, 31 जनवरी के बीच में करा दिया, 1 फरवरी से, मतलब हर महीने जिनके एक लेग में बिजनेस का सपोर्ट है, वो हर महीने रॉयल्टी पे जा सकते हैं और अपनी रॉयल्टी को मेंटेन भी कर सकते हैं। 10 लोगों को न्यूट्रीचार्ज वुमेन कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वो होगा कैसे, जब आप अपने दिमाग से सवाल पूछेंगे। अपलाइन आपको रोडमैप दे सकता है, लेकिन ये जो क्रिएटिविटी है ना, वो आपके अंदर आएगी। और हर किसी के अंदर ये चीजें होती है, मैं आपको बताऊं, हर किसी के अंदर होती है। और मैंने अपनी क्रिएटिविटी को खूब खंगाला है, खूब खंगाला है। मधु बहुत बड़े एग्जांपल है इसके, जब हम लोग ब्रांड एम्बेसडर्स की मीटिंग करते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी पे काम करते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज पे लेके आते हैं, हमेशा डिस्कशन करते हैं, हमेशा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि हम क्या नया कर सकते हैं हर बार। तो ये क्रिएटिविटी कब आएगी, जब आपके अंदर करेज होगा, और करेज तब होगा जब आपके अंदर कमिटमेंट होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो फिर ये सारी चीजें आपकी नहीं होगी। और जब क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, तो आपको लगेगा यार ये तो वाकई में हम तो कर सकते हैं इस काम को, आपको कैपेबिलिटी लगेगा यार, ये वाकई में यार ये तो लगता है बहुत आसान है। फिर आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। और बाय द टाइम यू फील दैट दिस इज वेरी इजी, 90% आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हो, क्योंकि इट्स अ माइंड गेम, इट्स अ मेंटल गेम। आरसीएम में कोई भी लेवल को हिट करना, आरसीएम में किसी भी टारगेट को हिट करना, इट्स अ मेंटल गेम। अगर आपको नहीं समझ में आता, तो आप योर 10% सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ का 10% क्या है और 90% क्या है। टेप
तो कैपेबिलिटी जब आपके अंदर आती है तो आप कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। मतलब आपको एक विश्वास हो जाता है कि अब तो मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता रॉयल्टी करने से, अब तो मैं एकदम कर दूंगा, एकदम डन है। आपके पास मैम का फोन आएगा, आप बोलेंगे रॉयल्टी मैम 1 तारीख को हो रहा है, 1 तारीख को रॉयल्टी, 30 31 तारीख का वेट ही नहीं कर रहा है, 1 तारीख को रॉयल्टी कर सकते हैं। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? जब आप वाकई में करने वाले बनेंगे। और ये जो 6 साइकिल है, इसको हमें क्या करना है? कंटिन्यू करना है विथ कंसिस्टेंसी, लगातार करना है। ये आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर गोल के साथ जहां भी आप 6 साइकिल फिट करोगे, वहां पे काम अपने आप ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। तो वो होगा कैसे? जब आप सही तरीके से सही रोड मैप के साथ, अप्लाइंग की काउंसलिंग के साथ अगर आपने इस काम को लिया, तो ये बड़ा आपके साथ सपोर्ट करने वाला है। तो मुझे लगता है मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने, एकमात्र चीजों ने सपोर्ट किया है, तो वो है 6 साइकिल। जब से मैंने इसको जाना, इसको समझा, मेरी जब रॉयल्टी हो रही थी तो मुझे नहीं विश्वास था कि मेरा रॉयल्टी होगा, लेकिन मैंने 6 साइकिल के बल पे इसको किया। जब मेरा टेक्निकल हो रहा था तो फिर तभी भी मुझे नहीं लगता था कि मेरा टेक्निकल होगा। जब मेरा पर्ल हो रहा था तब भी मुझे नहीं लगता था कि मेरा होगा। जब मेरा स्टार पर्ल हो रहा था तब भी मुझे नहीं लगता था कि मेरा होगा। लेकिन मैंने कमिटमेंट किया कि मुझे करना है। और जब आप कमिटमेंट करते हैं ना, तो भगवान भी आपकी मदद करता है। मैं आपको आज बिलीव करा दूंगा आज, या मैं बिलीव कराऊंगा आज, आपको एक उदाहरण के साथ बताऊंगा। तो अगला पॉइंट क्या है? योर कमिटमेंट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। और अगर आपके अपलाइन को लिस्ट बनाना है कि मुझे किसको रॉयल्टी पे लेके जाना है, तो वो शुरू पता है कहां से होता है? वो पहला फिल्टर ही है डायमंड क्लब। पहला फिल्टर, मतलब जब परचेज लिस्ट डाउनलोड होता है, तो अपलाइन ये नहीं देखती कि किसी किसका 4,999 भी हो गया तो हम उसको ले लेंगे। नो। हर महीने के रात को 10 बजे के बाद, 10 तारीख को रात को 12 बजे की क्लोजिंग के बाद आपके अपलाइन का एक लिस्ट डाउनलोड होता है। और वो जो लिस्ट होता है ना, वो हॉट लिस्ट होता है, जिस लिस्ट को वो सबसे पहले रॉयल्टी पे लेके जाना चाहते हैं। तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आप रॉयल्टी पे तो जाना चाहते हैं? आप 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 की इनकम तो लेना चाहते हैं, लेकिन क्या आप डायमंड क्लब करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं, तो आपको रॉयल्टी पे जाने का अधिकार ही नहीं है। मैं आपको गारंटी बोलूंगा, मेरी कुछ बातें आज आपको खराब लगेंगी, लेकिन सच्चाई है। और इस पे मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया, आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। पार्ट 1 मैंने बनाया, और जैसे आपने रिस्पांस दिया, तो मेरे पास पार्ट 2 करने का हिम्मत बढ़ गया। तो मैं इसकी भी अच्छी तैयारी कर रहा हूं, और ये वीडियो जल्दी आपको मेरे चैनल पे दिखेगा कि डायमंड क्लब करें तो कैसे करें। सवाल है कि क्यों करें, ये तो अगर हमारा क्लियर हो गया है, तो हम करें कैसे? बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि 5,000 बीवी बहुत बड़ा है, हमारे लिए तो पहाड़ है। तो जब ये वीडियो आएगा, तो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया को ये हेल्प करने वाला है। पूरे इंडिया को ये बताएगा ये वीडियो कि डायमंड क्लब हमें करना कैसे है, और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से प्रैक्टिकल लर्निंग में मैंने तैयारी की है। और उसको जब आप एक बार आपने उस मेथड को अपनी टीम में अप्लाई कर दिया, तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो रॉयल्टी की शुरुआत कहां से होती है साथियों? डायमंड क्लब से होती है। अगर आप डायमंड क्लब नहीं कर सकते, तो आप डायमंड क्लब के सेशन में जब आप जाएंगे, देखेंगे, तो मैंने वहां पे 3 ऑप्शन दिया है लोगों को। 3 ऑप्शन दिया है। या तो आप पूरे महीने में 5,000 पीवी कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 से 10 तारीख के बीच में 2,500 पीवी कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 1 तारीख को 1,500 पीवी कीजिए। दिखाइए तो कि आप कुछ करना चाहते हैं। लोग बोलेंगे क्या, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता हूं। तो आप करना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? मिशन रॉयल्टी। और सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात यह है कि मतलब ये टीम कुछ बड़ा करने वाली है बहुत जल्दी। और रॉयल्टी अगर सभी लोगों को करना है, तो उसके पहले कहते हैं ना कि गोल अगर हमारा, अ गोल विदाउट अ ड्रीम इज, अ गोल विदाउट अ डेट इज जस्ट अ ड्रीम। मिल्टन एच एरिक्सन ने बोला है कि अगर आपके गोल में डेट नहीं लगा है, तो बात बनेगी नहीं सर। तो मैं आपको थोड़ा ऑप्शन दे रहा हूं, क्योंकि सारे ऑफर्स उसी के हिसाब से बन रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप मिशन मार्च का आप टारगेट ले सकते हैं। आप 31 मार्च तक अपने आप को रॉयल्टी पे ले जाने का एक रोड मैप बनाइए। अपलाइन के साथ सीरियसली बैठिए और उनसे पूछिए कि मुझे क्या करना है। हम कई बार लोगों से टिप्स मांगते चलते हैं। मेरे पास कितने लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर आप मुझे एक बार बिजनेस का कोई टिप्स दे दीजिए। भाई टिप नहीं मिलता, टिप तो होटल में आप देते हो जाके। रॉयल्टी बनने के लिए अपलाइन की काउंसलिंग लगती है, टिप से काम नहीं चलता।
और मैं भी आज आपको जो बताऊंगा ना वो 10% ही है, 90% है आपकी अपलाइन की काउंसलिंग। और इसमें जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं वो सब कुछ आप अगर आपने इसके साथ अगर किया तो आप बड़े लेवल को हिट कर सकते हैं, रॉयल्टी जैसे लेवल को हिट कर सकते हैं, यकीन मानिए, मैं बिलीव करा रहा हूं आप। लेकिन कैसे होगा? तो कहते हैं कि वाई रॉयल्टी नाउ, अभी रॉयल्टी क्यों चाहिए? तो इसके कुछ कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी मीन्स टू बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स एंड इट्स टाइम टाइम टू बी एन एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या हुआ, जिन लोगों को हिंदी मतलब इंग्लिश में थोड़ी परेशानी है तो मेरे स्लाइड से आप बिल्कुल नफरत कर लीजिए, मैं आपको बहुत बड़े हिंदी में समझाऊंगा। थोड़ी सी क्या है कि वो कंप्यूटर का सिस्टम ऐसा रहता है कि मुझे इंग्लिश में क्विकली प्रिपेयर करना होता है, तो मैं इंग्लिश में, हालांकि मैं जब टाइम मेरे पास आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हिंदी में ही प्रिपेयर करूँ। तो रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि आप दूसरे के लिए उदाहरण बन। और हम कहते हैं ना कि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। और डुप्लीकेशन का बिजनेस अगर है तो हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं, और हम दूसरे के लिए उदाहरण तभी बनेंगे जब हम खुद रॉयल्टी पे आएंगे। और रॉयल्टी पे सिर्फ आना नहीं है, अपनी पूरी की पूरी टीम को रॉयल्टी पे लेके आना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। जब आपके टारगेट ये होंगे ना, मैं जब कई बार सुजीत सर की ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ और जब सुजीत सर कहते हैं कि आपका टेक्निकल क्यों फंसा हुआ है, क्योंकि आप अपना टेक्निकल करवाना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति रॉयल्टी पे जाता है और रॉयल्टी पे जाके 4,65,000 से 5 लाख का बिजनेस करता है। मान लो कि उसके बाद उसका 10% ही बिजनेस मेंटेन होता है, मतलब रॉयल्टी भी ओपनर भी नहीं कर पाता, मान लो आप। इससे वर्स्ट तो सिचुएशन नहीं हो सकता। अगर वो ओपनर भी नहीं कर पाता है, 50,000 का बिजनेस करता है, तो आप ये सोचो कि आपको अपनी टीम में 10-10 रॉयल्टी बनाने हैं, एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में, आपका टेक्निकल हो जाएगा। मतलब 5-5 लाख से आप टेक्निकल पूर्ण बहुमत से आप सरकार बनाओगे, ऐसा अगर मैं आपको बताऊं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको दूसरे के लिए एक उदाहरण बनना है। और मुझे नहीं लगता कि आरसीएम का 25वीं एनिवर्सरी, 25 साल सिल्वर जुबली ईयर में आप रॉयल्टी बनोगे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रॉयल्टी बनते हो तो आप नेशनल प्लेटफॉर्म पे, जो लोग यूथ हैं उनके लिए यूथ वाले ऑप्शन पे भी मतलब मई में जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है, अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन 18 मई जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो डेट्स आ रहे हैं, तो 18 मई को जो सेलिब्रेशन बड़ा प्रोग्राम होने वाला है आरसीएम का नेक्स्ट जनरेशन का इवेंट, तो उसमें आप एज ए रॉयल्टी अचीवर, अगर आप अंडर 30 यूथ अचीवर हैं तो आप वहां पे जा सकते हैं। नहीं तो जो नेशनल इस बार मुझे लगता है कि एनिवर्सरी इंडिया के कोने कोने में होने वाली है, तो अभी क्या होने वाला है ये डिसाइड होगा। लेकिन क्या है कि आप 25वीं एनिवर्सरी में भी अगर रॉयल्टी के स्टेज पे आते हो तो आप दूसरों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण बन सकते हो। और जब आप दूसरों के लिए उदाहरण बनोगे तभी लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। आज आप अपने अपलाइन के जैसा क्यों बनना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने उदाहरण बन के दिखाया पूरे इंडिया को। क्योंकि आज के डेट में अगर आप फीमेल अचीवर्स की बातचीत करो तो बहुत सारे ऐसे अचीवर्स तो हैं, लेकिन वो किन्हीं का न किन्हीं की वाइफ हैं। लेकिन अपने दम पे काम करके बहुत सारे, कम, बहुत कम, उंगली पे गिने हुए एग्जाम्पल आरसीएम में आज की डेट में। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को एग्जाम्पल बन के दिखाया, ये किया जा सकता है, तो आप भी कर सकते हो। तो आपके लिए उदाहरण बनने का समय है। और सभी अपलाइन ना ऐसे होते हैं हमेशा। कैसे होते हैं? अपनी पूरी टीम में दूरबीन लगा के खोज रहे होते हैं कि कौन रॉयल्टी पे जाना चाहता है। सभी अपलाइन, मतलब जो भी अच्छे अपलाइन है, क्योंकि सबको यही सिखाया जाता है। टीसी सर भी यही सिखाते हैं, सब लोग, सारे कोर लीडर्स यही सिखाते हैं कि आप अपनी टीम में क्या करो, ऐसे दूरबीन लगाओ और ढूंढते रहो हमेशा। वो फोकस लाइट देखा है ना आपने, ऐसे चारों तरफ चलता रहता है वो, चारों तरफ। और जैसे ही वहां उनको थोड़ा सा वो दिखता है कि यहाँ पे थोड़ी ग्रीन ग्रीन लाइट जल रही है, तो वो तुरंत वहां पे थमते हैं, रुकते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनका लिस्ट नाम डायरी में नोट करते हैं और कहते हैं इस बार इसको रॉयल्टी पे लेके जाना है। अब समस्या कहाँ है पता है? समस्या यह है कि आप रॉयल्टी पे जाना तो चाहते हैं, लेकिन आप जाना चाहते हैं, आपको अपलाइन नहीं ले जाना चाहती। क्यों नहीं ले जाना चाहती? क्योंकि आप जाना तो चाहते हैं, लेकिन आपने अपलाइन को जताया नहीं, बताया नहीं कि आप रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं। तो इसीलिए उनकी डायरी में आपका नाम नोटेड नहीं है। अगर उनकी डायरी में आपका नाम नोटेड नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रॉयल्टी पे जाएगा वही जिसके अपलाइन की डायरी में उसका नाम नोट होगा। अगर नाम नोट कराना है तो डायमंड क्लब पहली सीढ़ी, मैंने आपको बता दिया। इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, ऐसे हनुमान जी की तरह सीना चीर के नहीं दिखाना है कि मेरे अंदर राम लिखा हुआ है। नो नो नो, डायमंड क्लब करना शुरू कीजिए।
पहली सीढ़ी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। तो अपलाइन इज ऑल्सो लुकिंग टू मेक यू रॉयल्टी। आपको सारे अपलाइन क्या है, आपको रॉयल्टी बनाना चाहती है, और इस तरीके से वो सर्च बटन हमेशा घुमाते रहती है आपके। और जैसे ही आप मिलते हो तो तुरंत आपको सूट बूट में लेके आ जाते हैं। तो सबसे पहले है कि इसके लिए आपको क्या एटीट्यूड रखना पड़ेगा, व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड शुड यू हैव फॉर रॉयल्टी। अगर आपको रॉयल्टी बनना है तो आपको कैसा एटीट्यूड रखना है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग, जब मैंने चैट विद सुरेंद्र शुरू किया था और वत्स सर के मैं बहुत क्लोज आया, और जब मैंने अपना एमबीए कंप्लीट करने के बाद जब मैं जॉब के लिए आ रहा था, तो चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक छोटा सा ऑफिस हुआ करता था उस समय, अपना स्टूडियो नहीं बना था। तो उस ऑफिस में मेरा फेयरवेल हुआ। वहां पे 3 लोग थे, और 3 लोग के बीच में मेरा फेयरवेल हुआ। फिर मैंने सर से पूछा कि सर मुझे लाइफ की एक सबसे बड़ी लर्निंग बताइए, जो मुझे मेरे जॉब में भी काम आए और आगे चल के आरसीएम में भी काम आए। तो उन्होंने बताया कि ऑलवेज ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल। इस एक लाइन ने मुझे इतना बदल दिया, मैं बता नहीं सकता हूं आप। एक लाइन ने, सर ने बिलीव नहीं किया होगा कि ये एक लाइन मुझे इतना बदल देगा। तो जब मैंने सर को ये स्टोरी शेयर करी, सर ने बोला कि वाकई में ये आपके अंदर दिखता है। मैं जब जॉब कर रहा था तो मैंने कभी टाइम नहीं देखा। मैं मेरे बॉस को हमेशा जो भी चीजें था, हाँ थोड़ा सा टाइमिंग का इशू, जॉब में प्रेशर, ये सारी चीजें रहती है वो अलग बात है, लेकिन हमेशा मैंने डिलीवर जो है ना एक्स्ट्रा माइल किया। जितना एक्सपेक्टेशन था ना उससे बियॉन्ड में जाके मैंने काम किया हमेशा। और ये मेरा मेरा ट्रू नेचर है। ये जो लोग मेरे बहुत क्लोजली काम करते हैं वो सभी लोग जानते हैं इसको, हर हर फील्ड में। तो ये आपके अंदर भी होना चाहिए। ये आपको रॉयल्टी ही नहीं, ये आपको टेक्निकल भी लेके जाएगा, पर्ल स्टार पर सारे लेवल पे आपको लेके जाएगा। और ये एक एटीट्यूड आपको अपने लाइफ में भी सक्सेसफुल बनाएगा, और इसके साथ साथ आरसीएम में तो बनाएगा ही बनाएगा। तो ऑलवेज ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल। और कहते हैं ना कि भाई अगर पर्स में पैसा कोई भी चीजें अगर आपको खरीदनी है तो उसका प्राइस टैग देखे बिना अगर आप उस चीज को परचेज करने की इच्छा रखते हो, चाहत रखते हो ऐसी जिंदगी, तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना पड़ेगा सर। हम क्या करते हैं, हम घड़ी देखने लग जाते हैं। हम देखते हैं मधु मैम ने 8 से 9 के बीच में मीटिंग किया था, अभी 5 मिनट बचे हैं, इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। 10 लोग निकल भी गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल। अगर आपको बोला गया है 1 घंटे की मीटिंग है, तो आप 1 घंटे 10 मिनट अपनी डायरी में नोट करके रखिए। और जरूरत पड़ने पे अगर वो 5 मिनट और एक्सटेंड हो रहा है तो आप रहने की हिम्मत रखिए अपने साथ। तो ये एक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। मोर कमिटमेंट। जब भी कमिटमेंट दिखाने की बारी हो, आप अपने अपलाइन के सामने खड़ा हो जाइए, और अपलाइन को जब अपनी डायरी में 10 नाम लिखना पड़े ना, तो वो नाम अगर आपका आ रहा है तो आप समझिए कि आप ज्यादा कमिटेड हैं। वो होगा कैसे, अगर आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। अगर आप अपलाइन से ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि परेशान वही होता है जो ज्यादा कमिटेड होता है, चेक उसे भी किया जाता है। रात में कभी आपको अपलाइन फोन कर दे तो आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है कि क्या ऑन है, आप कितने बार में उठाते हैं, सब कुछ नोट होता है, हर चीज कमिटमेंट से जुड़ा हुआ है। तो मोर कमिटमेंट, मोर का मतलब क्या होता है, जो दूसरे लोग हैं उससे ज्यादा। हमेशा पहली पहली वाली चीज याद रखनी है, ऑलवेज ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल इन कमिटमेंट ऑल्सो। अगला क्या है, मोर विजन। हमारे पास ज्यादा विजन होना चाहिए। हम एक वाइटल अचीवर की तरह, आज अगर हम एक वाइटल अचीवर हैं, तो जब हम रॉयल्टी बनेंगे तो हमें उससे बड़ा विजन चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या परिदृश्य है। डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर कितने हजार करोड़ का हो रहा है, आरसीएम का टर्नओवर कितना हो रहा है, चीजें बदल कितनी तेजी से रही हैं, मार्केट का क्या हाल है, आगे आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल में क्या होने वाला है। आप मेरे नेक्स्ट जनरेशन के वीडियो देखिएगा जाके। नेक्स्ट जनरेशन में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 किया था, और उसपे मैंने बताया था कि नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, उसके मैंने डेफिनेशन दिया था। बड़े प्रोग्रामों को अटेंड करना, ये सब आपको क्या देता है, एक बड़ा विजन देता है। और जब आपके पास एक बड़ा विजन रहेगा ना, तो बिलीफ सिस्टम आपका कभी हिल नहीं सकता। नहीं तो कोई व्यक्ति बोल देगा कि रॉयल्टी तो होता ही नहीं है, तो आप भी मान लोगे कि नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने विजन को ब्रॉड करना पड़ेगा। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। जब भी आपको जिम्मेदारी दी जाए, तो जिम्मेदारी नहीं भी दी जाए ना, तो अपलाइन से आगे बढ़ के बोलिए कि और क्या काम है आप मुझे बताइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप रॉयल्टी पे जाने की आप दावेदार हैं इसके, मैं आपको बताना चाहता हूं।
अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप दावेदार नहीं हैं, थोड़ा वक्त लगेगा आपको, फिर आप हो जाएंगे। और इस पे आज मैं बात भी करने वाला हूं, मोर सेक्रीफाइस। जब भी आपके साथ बुरा वक्त चल रहा हो, वो सबसे अच्छा वक्त होता है आरसीएम के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाने का, सबसे अच्छा वक्त। और मैं नहीं चाहता हूं कि अभी जो जिस दौर से मैं गुजर रहा हूं उसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा ना तो मजा नहीं आएगा। 1-2 साल रुक जाओ आप, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूं अभी। सेक्रीफाइस एक ऐसी चीज है ना जो आपके स्टोरी में तड़का लगाने का काम करती है। हर किसी को मौका मिलता है सेक्रीफाइस करने का, लेकिन करते वही हैं जिनका कमिटमेंट ज्यादा होता है, जिनके अंदर ऑलवेज ड्राइव एंड एक्स्ट्रा माइल एटीट्यूड होता है, जिनका विजन बड़ा होता है, जो जो बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही सेक्रीफाइस कर सकते हैं। नहीं तो सभी लोग नहीं, सबके बस की चीज ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो मोर सेक्रीफाइस करना है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने आप ऐसे हैं तो कोई भी अपलाइन लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगाती है। आपको ऐसा होना ही पड़ेगा, तभी अपलाइन की डायरी में आपका नाम नोट होगा। तो आप अपने अपलाइन से पूछिए, जब आप अपनी काउंसलिंग करवाते हैं तो आप पूछिए कि क्या मेरा आपके डायरी में नाम नोटेड है। अगर नहीं है तो आपको और ज्यादा काम करने की जरूरत है। वो सारे 5 पॉइंट जो मैंने पीछे बताए सब पे काम करने की जरूरत है। तो ये मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आपने इसको रिलेट किया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सीरियस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। वो क्या है कि रॉयल्टी के लिए आपको क्या करना होगा। तो रॉयल्टी के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको थोड़ा हिंदी में पढ़ के बता देता हूं कि अपने भीतर हमेशा एक कदम आगे वाली मानसिकता से ज्यादा मेहनत करते हुए अपने आप को अपलाइन की नजर में प्रूव करके दिखाना है कि जिसको रॉयल्टी बनाना चाहते हैं वो आप ही हो। यस, मैंने आपको बताया ना कि अपलाइन क्या है, दूरबीन लगा के खोज रही है, ढूंढ रही है अपनी पूरी टीम में। उनको भी पता है कि अगर मेरी 5,000 10,000 लोगों की टीम है ना, तो उस टीम में कुछ ही लोग रॉयल्टी पे जाएंगे। लेकिन वो है कौन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक अपलाइन के साथ होता है। आप भी जब एक अपलाइन बनोगे, एक रिस्पॉन्सिबल एक बड़े अपलाइन बनोगे, तो आपके साथ भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो आप कैसे चेक करोगे? तो आपको क्या है कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना पड़ेगा, अपलाइन के लिए मैं बोल रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को पहचान सकते हो, और डायमंड क्लब उसमें से एक है। ऐसे आपको 101 ऑप्शंस निकालने पड़ेंगे। कौन सबसे पहले मीटिंग में आता है, कौन हमेशा ड्रेस कोड में रहता है, कौन हमेशा वीडियो ऑन करके बात करता है, कौन वीडियो मोड में भी पोर्ट्रेट मोड में रहता है, लैंडस्केप मोड में रहता है, अपना मोबाइल को आड़ा घुमा के रखता है। हर चीज नोट होती है अपलाइन के पास। कौन हमेशा टिप टॉप बन के मीटिंग में आता है, कौन परफ्यूम लगा के आता है, हर चीज, मतलब पूरी की पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आगे मैं बताऊंगा आपको कि स्किल डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे आपको करना चाहिए। तो ये सब कुछ होगा कैसे, ये सब कुछ होगा आपके पर्सनल डेवलपमेंट से। और पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं, तो बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकता क्योंकि ये अपने आप में टॉपिक ही बहुत ब्रॉड है। और कुछ पर्सनल डेवलपमेंट के गोल्डन रूल मैं आपको बता देता हूं, कि जैसा आपको बनना है ना, वैसा दिखना शुरू कर दें। आपको रॉयल्टी बनना है तो आप एक रॉयल्टी अचीवर को देखिए। ऐसे रॉयल्टी अचीवर को मत देखिएगा जो टाई नहीं लगाते, फिर वो गलती से बने हैं स्ट्रक्चर की वजह से या अपलाइन की मजबूरी की वजह से। ऐसे ऐसे वाले को मत, आप ऐसे वाले को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। जैसे जैसा आप बनना चाहते हैं उन वो कैसे दिखते हैं, आप उनको कॉपी करना शुरू कर दीजिए। आप पढ़िए ना कॉपी कैट मार्केटिंग, आपको पता चलेगा। जैसा आपको बनना है वैसा आप दिखना शुरू कर दीजिए। और इसमें ना कोई पैसा नहीं लगता, सच बताऊं। बस एक कमिटमेंट लगता है, एक प्रोसेस लगता है। नहीं है तो आप पूछ लीजिए ना अगले से कि आपके जैसा आप कैसे टाई लगाते हैं, आप कैसे इतना अच्छा सिलेक्शन करते हैं, आपका सूट का कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है, आप कैसे इस तरह से करते हैं। तो हर चीज आप पूछ सकते हैं, और एवरीथिंग अगर आप किसी से पूछेंगे ना तो वो जरूर आपको बताएगा। तो सबसे पहला गोल्डन रूल क्या है पर्सनल डेवलपमेंट का? जैसा बनना है वैसा दिखना शुरू कर दे। और दूसरा है बोलने से ज्यादा सुने। जैसे मुझे आज बोलना था ना, तो आज बोलने के लिए मैंने सिंपली द बेस्ट टेप को 10 बार से ज्यादा सुना। पिछले 4-5 दिनों से मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि मैं कितना टेप सुनूंगा, क्या बातें हैं जो मैं वहां पे दोहराऊंगा, किस तरीके से मैं बातचीत करूंगा, क्या क्या मेरे पॉइंट्स होंगे। जब जब डेट निर्धारित हुआ तो उसी समय मैंने एक पॉइंट्स लिख के मैंने शेयर कर दिया था आपके अपलाइन को कि ये पॉइंट्स मैं लेने वाला हूँ। और फिर मैंने अपने अपने अपलाइन से भी क्रॉस चेक करवाया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता, ये मैंने सीखा है। आप हेल्प ले लो, बहुत आगे तक जाओगे आप।
तो दूसरा काम क्या करना है, बोलने से ज्यादा सुनना है। अगर आपको एक लाइन बोलना है ना, तो आपको 1000 लाइन सुनना पड़ेगा सर। एक लाइन बोलने के लिए आपको 1000 लाइनें सुननी पड़ेगी, तब जाके आप बोलना सीखेंगे। दूसरा क्या है, सिखाने से ज्यादा सीखें। कई बार ना लोगों को थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान आ गया, थोड़ा कुछ आ गया, फिर वो चाहते हैं ना कि हम मतलब हमें ही है सब कुछ और कुछ भी नहीं, हम तिस्मार खान है। वो दूसरे को बोलेंगे तुम हटो हम दिखाएंगे, ये करेंगे वो। तो अब वो प्रोसेस है, सारी चीजें ना, लर्निंग एक प्रोसेस है, और उसमें आपको आना पड़ेगा। तो सिखाने से ज्यादा सीखने पे फोकस करना है। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप किसी को सिखाते हैं तब सबसे ज्यादा सीखते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। और हर चीज में एक कॉमन डिनोमिनेटर मैं आपको बताते चल रहा हूं, अपलाइन को हमेशा साथ रखना, उसको कभी साइड मत करना। जिस दिन आपने अपलाइन को साइड कर दिया ना, तो आप समझिए कि वो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। तो सिखाने से ज्यादा क्या करना है, सीखने पे फोकस करना है। पढ़ाने से ज्यादा पढ़ने पे फोकस करना है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। जब आप बुक रीडिंग करते हो ना, तो आपके थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज आपके लिए काम करते हैं और आप बड़ा करने की ओर आगे बढ़ते हैं। आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है वो आपकी बढ़ती है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं उस सब टॉपिक पे अभी नहीं जाऊंगा, अभी कन्फाइंड रहता हूं मैं। पर्सनल डेवलपमेंट के कुछ गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताए। अब अगली जो बात है वो क्या है, हमेशा आपको याद रखना है। वो क्या याद रखना है, दिस बिजनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पर्सनल डेवलपमेंट। रॉयल्टी अगर बनना है तो हमें अपने आप को रॉयल्टी जैसा बनाना पड़ेगा पहले। और इसके लिए आपके पास अभी वक्त है, आप अपने आप को सुधारिए। आप अपने आप से अपने तरीके से बातचीत करिए। अभी मैं कम्युनिकेशन स्किल पे, मैं पिछले मुझे लगता है ये पूरा का पूरा दिसंबर मैंने डेडिकेट किया हुआ है कि मैं कम्युनिकेशन स्किल के सबसे ज्यादा टिप्स को सुनूंगा। तो अभी मैं सुन रहा था, तो संतोष नायक सर का कम्युनिकेशन का सेशन सुन रहा था मैं, और वो शायद 4.5 घंटे का है। अभी मैंने 3 बार रिपीट कर दिया उसको, मतलब 12-14 घंटे का मैंने कंटेंट कंज्यूम कर लिया है। तो अब क्या है कि उसमें सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके नोट कर रहा हूँ, फिर क्या छूट जा रहा हो। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि एक व्यक्ति की सर्विस के बिजनेस में है और वो अपनी दाढ़ी नहीं बनाता और दूसरे को जाके बोलता है कि मैं तुम्हें सर्विस दूंगा। तो वो थोड़े मजाकिया अंदाज में उन्होंने बोला कि इसने अपनी सर्विसिंग तो करवा नहीं रखी है, ये हमारी क्या सर्विसिंग करेगा। तो मैं अब अपनी टीम को भी जब बताता हूँ तो बोलता हूँ कि देखिए दाढ़ी आपको रखना ही नहीं है। मैं उनको 5 एग्जाम्पल देता हूँ, बताइए टीसी सर को आपने कभी दाढ़ी में देखा, विजय विरोधिया सर को देखा, डायमंड सुरेंद्र वत्स सर को देखा, किसी को नहीं। तो पता है कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर एक जो है ना स्टार सफायर, आप समझ गए होंगे, नाम नहीं लूंगा, वो ऐसी वाली दाढ़ी रखते हैं, फ्रेंच कट। तो अब उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, वो उनको कौन बताए। तो मैं ये बात अगर आप 1000 बार मैं अगर आपको बोल दूं तो इसी में सारा सार छुपा हुआ है। द बिजनेस दिस बिजनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पर्सनल डेवलपमेंट। तो आगे क्या है, ये एक और बात याद रख लीजिए आप, इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट विल टेक अ लकी जंप। इफ यू डोंट वर्क ऑन योर सेल्फ यू विल कम बैक टू वेयर यू स्टार्टेड। ये हमेशा होगा आपके साथ। और हम वो कहते हैं ना कि कमाने के लिए ना नॉलेज चाहिए, कमाने के लिए नॉलेज चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन कमाते रहने के लिए ना आपको कैरेक्टर चाहिए। ये बात याद रखना आप हमेशा। और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और विल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि नॉलेज पे बहुत सारा काम करना है, तो उससे 100 गुना ज्यादा काम माइंडसेट पे करना है। क्योंकि अगर हमने सीख तो लिया कि रॉयल्टी कैसे जाते हैं, सारी चीजें हमने सीखी, लेकिन अगर हमने अपने माइंडसेट पे काम ही नहीं किया तो हमें कंसीव ही नहीं होगा कि हम कर सकते हैं। और वो फिर 6C वाली साइकिल जो है ना, वो फिर से घूम के नॉन कमिटमेंट, फिर उसके बाद डर, ये संकोच, शर्म, संकोच, शंका, ये सारे समाधान मतलब समस्याएं आपके बीच में आ जाएंगी। तो हमें करना क्या पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा और विल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने 2025 को अपनी टीम के लिए, अपने लिए, सबके लिए 2025 को ईयर ऑफ स्किल डेवलपमेंट का नाम दिया है। सबसे अच्छा साल है, 25वां साल है आरसीएम का, और स्किल डेवलपमेंट करना है हमें। और स्किल डेवलपमेंट पे अगर हमने फोकस कर दिया तो हम बड़ा कर सकते हैं। मतलब हर वो रिकॉर्ड को बीट कर सकते हैं हम जिसको करना चाहते हैं। तो इस साल को मैं मना रहा हूं, अगर आप भी मनाना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने हर महीने को थीम वाइज लिया है कि अलग अलग स्किल पे मैं खुद अपने अंदर काम करूंगा और इसके बाद मैं टीम को भी सिखाऊंगा।
और रॉयल्टी अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके कुछ चेकलिस्ट हैं, इसको आप फॉलो कीजिए, टिक लगा लीजिएगा कि क्या आपने आज तक आरसीएम के सारे नोट सुन लिए, टेप सुन लिए और उसके नोट्स हैं आपके पास। अगर आपने सिर्फ सुनना है तो आप गलती कर रहे हैं, गलत रास्ते पे हैं। आपको आरसीएम की सारी टेप सुननी है, और कौन सी टेप सुननी है ये आपको अपने अपने अपलाइन से आप पूछिए। एक मैं आज आपको सजेस्ट करके जाता हूँ, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ आजकल सेक्रीफाइस से जुड़ा हुआ मामला है, और क्या 6 काम आप नहीं करेंगे तो आप रॉयल्टी पे जाएंगे या बड़ा काम करेंगे, वो आपको सिंपली द बेस्ट टेप में आपको सुनने को मिलेगा। तो मैं ये आज आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इसको सुन सकते हैं। ऑल ट्रेनिंग एंड डीटीडब्ल्यूज के नोट्स आपके पास होने चाहिए, और आप अवेलेबल होने चाहिए, वहां उपस्थित होने चाहिए। अगर आप उपस्थित हैं तो आप रॉयल्टी जाने के दावेदार हैं। इसके अलावा आपके पास सारे जूम मीटिंग्स के नोट्स होने चाहिए, जितने भी आपके अपलाइंस हैं। नोट्स में आप डिजिटल नोट्स भी बना सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपके पास होने चाहिए कि बातें क्या हुई थी। अगर आपको रिवीजन करना है तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। आपको बेसिक्स की मास्टरी करनी है, मतलब आप आरसीएम के जो 6 बेसिक्स है ना, क्या क्या है। अब मैं अभी यहाँ पे 90 लोग हैं, मैंने लोगों से पूछ दिया ना, तो मतलब कुछ लोग हैंड रेज करेंगे, कुछ लोग आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन आपको पूरा एक प्रोसेस में सीखना पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट यूज, मेक अ लिस्ट, है ना। लिस्ट जब आपने बना लिया तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, उसके बाद आपने सो द प्लान करना है, फिर आपको फॉलो अप करना है, फिर आपको सो द प्लान फॉलो अप अगर आपने कर लिया तो फिर आपको स्टार्टअप पे काम करना है। अब ये प्रोसेस है, ये बहुत सारे लोगों ने अभी याद ही नहीं किया। अभी आप पूछोगे तो वो बताएंगे ही नहीं। तो फिर अभी थोड़ा वक्त है, थोड़ा आप समय लीजिए, लेकिन बेसिक की मास्टरी कीजिए। वह सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बेसिक्स कितना प्रैक्टिकल है, इतना ही प्रैक्टिकल है जैसे H2O है। एच दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी बनेगा। बेसिक्स करेंगे तो ज्वाइनिंग आएगी, ज्वाइनिंग आएगी तो टीम का साइज बढ़ेगा, टीम का साइज बढ़ेगा तो हम रॉयल्टी पे जा सकते हैं। दूसरा क्या करना है, कोर स्टेप पे कमांड करना है। जैसे डायमंड क्लब एक कोर स्टेप में से एक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, इसको आप मतलब रॉयल्टी जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोर पे अभी फोकस नहीं भी करें तो चल सकता है, लेकिन टेक्निकल के लिए फिर ये मतलब मैंडेटरी हो जाता है। और फिर जब आपको बड़े लेवल पे जाना है तो आपको कार्डिनल्स पे केयर करना है, कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप कार्डिनल रूल को के थोड़ा आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे आपके रॉयल्टी के चेकलिस्ट हैं, इस पे आपको काम करना है। और द बेसिक ऑफ रॉयल्टी इज पीपल। अगर आपकी टीम में लोग नहीं है तो आपका काम नहीं होगा, तो इसीलिए आपको क्या करना है, नए से नए साथियों पे ज्यादा काम करना है, न्यू ज्वाइनिंग्स पे आपको ज्यादा काम करना है। फोकस अगर आप करेंगे तो बड़ा काम। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है एक लेग तो चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है। उनके अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही यही है कि एक लेग वो उनका चल रहा है। आप मान ही क्यों बैठे हैं कि आपका एक लेग चल रहा है? वो एक लेग नहीं चल रहा, वो आपके अपलाइन चला रहे हैं। और एक लेग कभी नहीं चलता सर, क्योंकि अगर आपको एक चलाना आ गया तो आप दूसरा भी चला लेंगे। अगर आपका एक चल रहा है ना, इसका मतलब है कि आपको इस बिजनेस में एक वरदान मिला है कि आप रॉयल्टी पे जल्दी से जा सकते हैं। आपको एक शॉर्टकट मिला है, कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिला है अपलाइन की तरफ से। ये आप उस अपलाइन को हर दिन धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद के भाव के साथ ग्रेटिट्यूड कीजिए उनसे। और फिर करना कैसे, फिर दूसरा चलेगा कैसे, सवाल है कि दूसरा चलेगा कैसे। दूसरा चलेगा उसी अपलाइन से पूछना है जिसने वो एक लेग चलाया है। हम कहते हैं दूसरे लोगों के पास क्या, एक लेग तो मेरा चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है। ये वही लोग बोलते हैं जिनको आरसीएम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। और दूसरा लेग भी आपका चलेगा, उसी से पूछना है जिसने वो वाला लेग बनाया है। और उनसे अगर आप पूछेंगे, क्या पूछेंगे, अपनी अपलाइन से पूछिए, क्या पूछिए, कैसे करना है। क्या पूछिए, कैसे करना है। क्या पूछिए, कैसे करना है। हम पूछते ही नहीं। रूल नंबर 1 क्या है, पूछना है कैसे। रूल नंबर 2 है क्या है, पूछना है कैसे। रूल नंबर 3 क्या है, पूछना है कैसे। अगर आप पूछेंगे कैसे तो आपकी अपलाइन बताने के लिए बैठी हुई है, लेकिन हम पूछते ही नहीं है, इसीलिए सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आ जाती है। और आदमी उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। और गॉड क्रिएटेड यू टू ड्रीम सो बिग। आप पहले तो अपनी सोच को बड़ा कीजिए, और ड्रीम बिग मतलब बड़ा सोच के साथ बड़े सपने बनाइए। और जिसके सपने बड़े होते हैं उसकी भगवान भी मदद करता है। दिखाता हूँ वीडियो, ये Dream11 का एक एडवर्टीजमेंट है, आप देखेंगे तो समझ में आएगी। मेरा एक दोस्त था
जो खुद स्कूल पैदल जाता था अपनी नई साइकिल मुझे देके, ताकि मैं ट्रेनिंग जा सकूं। कहता था कि तू चला ले, तुझे तो बहुत दूर जाना है। जब ड्रीम बड़ा हो तो कोई अकेला नहीं होता। ड्रीम बिग, ड्रीम 11। तो अभी आपको बस एक चीज, वो लास्ट में ड्रीम 11 मत याद रखना आप। बस आपको याद रखना है एक वर्ड, कि जब जिसका ड्रीम बड़ा बड़ा होता है ना, तो वो कोई अकेला नहीं होता। बस आप अपने ड्रीम को अपने अपलाइन के साथ शेयर कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। दूसरा वीडियो देख। दिल्ली। दिन ट्रेनिंग में गुजर जाता था, पर रात को जाके गुरुद्वारे में सोना पड़ता था। तभी वहाँ एक वीर जी ने कहा, अच्छे से सोएगा नहीं तो सपने पूरे कैसे होंगे। ड्रीम बड़ा हो तो कोई अकेला नहीं होता। ड्रीम बिग, ड्रीम 11। इस खेल ड्रीम बड़ा हो तो कोई अकेला नहीं होता है। रविचंद्रन अश्विन के बारे में भी देख। उसका नाम मुत्तू ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर सूप बेचता था और मेरे गेम देख के कहता था, आज एक कप ले लो, कल असली कप लाओगे तो चुकता हो जाएगा। ड्रीम बड़ा हो तो कोई अकेला नहीं होता। ड्रीम बिग, ड्रीम 11। लास्ट वीडियो। अगर मैं क्रिकेटर नहीं बनता तो थैंक गॉड मैंने मेरा ड्रीम फॉलो किया है। ड्रीम बिग। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपना ड्रीम फॉलो। सुरेश दादा, मेरे चलते वो भी ओवर टाइम करते थे, अपनी रात काली करते थे, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं अपने सपने देख सकूं। ड्रीम बड़ा होना तो कोई अकेला नहीं होता। ड्रीम बिग, ड्रीम 11। क्या आपका ड्रीम बड़ा है? अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपका ड्रीम बड़ा है? आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो मैं एक लाइन आपको, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिसके सपने होते हैं उसकी मदद भगवान भी करता है। तो अगर आपका कमिटमेंट है तो आपके पास करेज आएगा, करेज है तो आपके पास क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी आएगी तो आपके पास कैपेबिलिटी आएगी, कैपेबिलिटी आएगी तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। और ये लगातार कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। अगली कमिटमेंट आप लेते रहेंगे तो आप बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करेंगे सर। मैं यही आज आपको कहना चाहता हूँ। ये आज आपकी लर्निंग है। और लास्ट जो पॉइंट जिसको मैं टच करना चाहता हूँ वो है सेक्रीफाइस। आप अपने आप से पूछिए कि आप आरसी में काम तो बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आपने क्या सेक्रीफाइस किया? क्या आपने ईसा मसीह की स्टोरी सुनी है जो पीछे लगे हुए हैं? मैंने जब ये पिक्चर डाउनलोड किया था तो मुझे नहीं पता था कि ये पीछे लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था। आज क्रिश्चियन पूरी कम्युनिटी के भगवान माने जाते हैं। तो सेक्रीफाइस, ये अपने आप से एक सवाल पूछने की जरूरत है। और मुझे ना इससे बहुत प्यार है, मैं आपको बताऊं। जब भी सेक्रीफाइस करने का वक्त होता है ना, तो वो सबसे बढ़िया वक्त होता है आपकी एक शानदार स्टोरी में तड़का लगाने का। एक उदाहरण देता हूं। फ्रेंड्स मीट 2023। फ्रेंड्स मीट 2023, राइट मधु? 2023 लास्ट ईयर मेरा हैंड फ्रैक्चर हो गया था। और लोगों को पता नहीं था कि मेरा हैंड फ्रैक्चर हुआ। मैंने एज यूजुअल फ्रेंड्स मीट की तैयारी की जैसे होता है। वत्स सर को भी इवन मैंने 4-5 दिन पहले बताया कि मेरा हैंड फ्रैक्चर हो गया, और मैं पिछले 1.5 महीने से मैं अपने दाएं हाथ से काम नहीं कर रहा था। लगातार जूम मीटिंग, प्रोग्राम की तैयारी, जितनी भी, कभी किसी को महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरा हैंड फ्रैक्चर है। और जब मैंने वत्स सर से बात किया तो सर ने बोला कि हाथ टूट गया है। तो मैंने बोला सर, हाथ ही टूटा है, हौसला नहीं टूटा है। और अगर आपके पास ये रहेगा ना तो आप बड़ा कर सकते हैं। एक बार वत्स सर का कॉल आया और उन्होंने बोला कि प्रियांशु, एक चंडीगढ़ में बहुत अच्छी ट्रेनिंग होने वाली है और उसमें आप अगर आ सकते हो तो आ जाना। उन्होंने बोला आ सकते हो, बच के उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। मेरे पास रिजर्वेशन नहीं था, मैंने तत्काल भी बुक किया, कुछ भी नहीं हुआ, एसी भी फुल था। मैं अपना जुगाड़ लेके चढ़ा, अपने बैग में न्यूज़पेपर डाला। और ये मैं इधर 1 साल पहले की कहानी सुना रहा हूँ अब। अपना न्यूज़पेपर डाला और जाके अमृतसर हावड़ा में नीचे बिछा के आराम से सो गया। पूरा सोने के बाद पूरे पीठ में जो है ना,
वो फफोले हो गए। लेकिन वो पता है सारी सेक्रीफाइस का मजा कब आया? जब वत्स सर ने बोला कि क्यूल बिहार से हमारे बीच में उपस्थित हैं कमिटेड प्रियांशु वर्मा। उन्होंने स्टेज से ये बात बताया कि इतनी दूर से भी लोग आए, तो आप अगर चाहेंगे ना तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सेक्रीफाइस के बारे में मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपको करने का वक्त मिले ना, तो आप अपने अपलाइन को ये प्रूव करके दिखा रहे हो कि डायरी में कभी नाम लिखने का वक्त आए ना, तो मैं ही हूँ सबसे पहला आदमी। और अपने आप से पूछिए कि आप हैं वो। अगर हैं तो फिर आपका आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप बहुत बड़ा कर सकते हैं सर। और एक टेप मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपली द बेस्ट बाय डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर, आप इस टेप को जरूर सुनिएगा। इसमें भी इन्होंने बताया है कि हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए क्या खोना चाहते हैं। सेक्रीफाइस बहुत सारे रक्त जगह किए हैं सर इस लेवल पे आने के लिए, ऐसी टीम बनाने के लिए, और आपको भी करना पड़ेगा। हर किसी को करना पड़ता है सक्सेस के लिए, हर किसी को करना पड़ता है। और एक दो स्टोरी है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है हमेशा। जब आप सुजी सर का प्रोफाइल वीडियो देखिएगा तो उन्होंने बोला है कि जब एक वक्त हुआ करता था जब मेरे पास 5 रुपए होते थे और मैं ये सोचता था कि मैं अगर समोसा खा लूंगा तो फिर मैं सेमिनार में कैसे जाऊंगा। दिन भर पैसे नहीं होते थे या फिर खाने का पैसा नहीं होता था, तो एक समोसा से मैं अपना पूरा मतलब दिन गुजार देता था। ऐसे वक्त, ऐसे कड़े वक्त उन्होंने झेले हैं। बहुत सर अपनी कहानी सुनाते हैं कि मालदा टाउन में जब उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया तो वो ट्रेन में मतलब जनरल कंपार्टमेंट में इतनी लॉन्ग ट्रेवलिंग करते थे। जनरल कंपार्टमेंट में मेरी तो हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वो जनरल कंपार्टमेंट में ट्रेवलिंग करते हैं। तो ऐसी स्टोरी क्या आपकी है? अगर नहीं है तो आपके पास कुछ सुनाने के लिए है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है आरसीएम करने का। क्योंकि आरसीएम दाल रोटी कमाने का व्यापार नहीं है सर, आरसीएम कहानी बनाने का बिजनेस है। और आप अगर अपनी कहानी नहीं बना रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कहानी बनाइए, मैं भी बना रहा हूं। और ये एक स्लाइड जो मुझे रॉयल्टी से पहले वत्स सर ने दिखा दी, लीव योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के बाद होता है फियर जोन, फियर जोन के बाद होता है लर्निंग जोन, और लर्निंग जोन के बाद होता है ग्रोथ जोन। और कंफर्ट जोन में ना हम कमिटेड कभी नहीं होते, हम हमेशा कमिटेड ग्रोथ जोन में ही जाके होते हैं। हम अपने पर्पस को जानते हैं, अपने ड्रीम को पहचानते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स, हर चीजों पे हम काम करना शुरू करते हैं। ये एक स्लाइड अगर आप इसकी फोटो लें और इसको फील करें थोड़ा अंदर से, नहीं तो फिर क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा, आप कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे। ये गया में सेमिनार हुआ था मार्च 2019 में, और उसमें मैं रॉयल्टी पे नहीं था। जब मैंने इसको देखा तो मैंने वहीं पे डिसीजन लिया उसी हॉल के अंदर कि मैं ग्रोथ जोन में रहूंगा, हमेशा हमेशा ग्रोथ जोन में रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिंदगी में कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं बैठूंगा, हमेशा ग्रोथ जोन में रहूंगा। और ये आप कर सकते हैं। और अगर आप ये करेंगे तो आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। आपने अभी 4 स्टोरीज देखी क्रिकेटर्स का,